Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the तुंगभद्रा जो डैम है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, कर्नाटका स्टेट के अंदर तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ये जो डैम है वो सिचुएटेड है और उसके जो गेट्स हैं वो डैमेज होने की वजह से फ्लड का जो वार्निंग है उसको इश्यू किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम इस डैम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 1950s के समय इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था इंडिपेंडेंस के समय में। आप देखिए कि जब कंस्ट्रक्शन इस डैम का स्टार्ट हुआ तो आपको मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में ये जो डैम है वो देखने के लिए मिलता है। लेटर फेज के अंदर में जो मैसूर स्टेट है उसको क्रिएट किया गया इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा और उसी मैसूर स्टेट को 1973 के समय में कर्नाटका स्टेट के रूप से जो रीनेमिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इस डैम का जो अदर नेम है पंपा सागर के नाम से भी इसको जाना करते हैं। पंपा सागर के नेम से भी आपको ये जो डैम है वो देखने के लिए मिलेगा। तुंगभद्रा जो रिवर है उसके ऊपर सिचुएटेड है, तो तुंगभद्रा रिवर के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ से जो तुंगभद्रा रिवर है वो ओरिजिनेट करती है। उसके ओरिजिनेशन के दौरान में 2 स्ट्रीम्स के रूप से वो जो रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक स्ट्रीम का जो नेम है वो तुंगा है, अदर स्ट्रीम को हम भद्रा के नाम से जाना करते हैं। और आप देखिए कि जब ये दोनों स्ट्रीम मर्ज करते हैं, दोनों स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो तुंगभद्रा रिवर है उसका जो फ्लो है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, तुंगभद्रा जो रिवर है वो कर्नाटका स्टेट के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर फ्लो किया करती है। इसके बाद में आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी उसका जो फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जो कृष्णा रिवर है, जो केजी बेसिन है, जो कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड है, कृष्णा और गोदावरी रिवर का आंध्र प्रदेश का जो मोस्ट प्रोस्परस एग्रीकल्चर का प्रोस्पेरिटी के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट एरिया है केजी बेसिन का। तो आप देखिए कि उस कृष्णा रिवर का ही जो ट्राइब्यूटरी है वो आपको तुंगभद्रा रिवर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द तुंगभद्रा जो डैम है वहाँ पे फ्लड का जो वार्निंग है उसको इश्यू किया गया, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप देखिए कि जब भी डैम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए। 2021 के दौरान में डैम सेफ्टी बिल है उसको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था और उसी के थ्रू आपको जो डैम्स के इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग में एक अथॉरिटी है उसका क्रिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम इस डैम सेफ्टी बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि एक और न्यूज़ के अंदर जो डैम है उसको मेंशन किया गया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। उस डैम का नेम है मुल्ला पेरियार डैम, जो कि केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है। केरल का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ पे ये जो डैम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का वही एरिया है जहाँ पे इराविकुलम जो नेशनल पार्क है वो भी सिचुएटेड है। इराविकुलम नेशनल पार्क किसकी वजह से फेमस है स्टूडेंट्स? नीलगिरी तहर के लिए। और नीलगिरी तहर किस स्टेट का स्टेट एनिमल है? तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो इडुक्की के वहाँ पे ये जो मुल्ला पेरियार डैम सिचुएटेड है, इसका भी जो रिलेशन है, जो इरिगेशन के पर्पज से जो इसको यूज किया जाता है वो ओनली तमिलनाडु के लिए इसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? केरल के वहाँ पे, और इसका जो पानी जो यूज किया जाता है वो तमिलनाडु के द्वारा यूज किया जाएगा। अगर हम इस डैम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें क्यों यहाँ पे न्यूज के अंदर इसको मेंशन किया गया, तो स्टूडेंट्स डैम को मेंशन इस वजह से किया गया कि वायनाड के अंदर में जो लैंडस्लाइड का जो इंसिडेंट क्रिएट हुआ उसी के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स वो रेज किया गया है कि 1950s के समय में इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था, अब इस डैम को फिर से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया। अगर हम इस डैम के बारे में डिस्कस करें तो मुलियार नाम का एक नदी है, मुलियार नाम का एक नदी है, एक पेरियार नाम का जो रिवर है, दोनों के कन्फ्लुएंस के ऊपर में इस जो डैम है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसको कि हम मुल्ला पेरियार डैम के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो डैम सेफ्टी बिल है 2021 के समय का उसके बारे में डिस्कस किया। आप देखिए कि जब इस बिल को लाया गया था, डैम्स का जो इंस्पेक्शन है उनका जो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन को कैरी करना है, इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जो डैम्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते हैं, जैसे कि 2021 के समय आया था आंध्र प्रदेश के वहाँ पे अन्नामाया नाम का एक डैम है जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शन की वजह से कुछ पर्सन्स का डेथ हुआ था। ऐसा ही आप देखिए कि केरल के वहाँ पे 2018 के समय में
डैम के अंदर ही मिसमैनेजमेंट की वजह से जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला था। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो डैम्स के जो एरिया हैं, जो हमारे बांध हैं हमारे कंट्री के अंदर में, उनको किस तरीके से बेटर वे में मैनेज किया जा सके, कैसे बेटर वे में उसका इंस्पेक्शन है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, किस जो टेक्निकलिटी का जो एरिया है उन सभी को डील करने के रिगार्डिंग में डैम सेफ्टी बिल है उसको लाया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। आर्टिकल 252 के अंडर में इसका जो ऑब्जेक्शन है वो किया गया कि इस डैम सेफ्टी बिल के थ्रू फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में सेंटर के द्वारा जो डोमेन के अंदर में जो एंट्री है वो किया गया है या डोमेन के अंदर एनक्रोच किया गया है। तो आप देखिए कि इस डैम सेफ्टी बिल के अंदर में ऐसे जो डैम्स हैं जो 15 मीटर है उससे अबाव उनका हाइट है या 10 to 15 मीटर के हैं तो उनको यहाँ पे डील किया जाएगा। एक नेशनल कमीशन फॉर डैम सेफ्टी है उसको भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है इस डैम सेफ्टी बिल के थ्रू में। और आपको जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के बारे में, तो आप देखिए कि जो कमीशन फॉर सेंट्रल वाटर कमीशन है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उनके द्वारा इसको, उनके जो चेयरमैन है उनके द्वारा जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी है उसको यहाँ पे हेड किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डैम सेफ्टी अथॉरिटी एंड तुंगभद्रा रिवर है, मुल्लापेरिया डैम है, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप देखिए कि एंटी टेरर ऑपरेशन के बारे में है, जम्मू एंड कश्मीर का जो अनंतनाग है वहाँ पे कुछ जो टेररिस्ट पर्सन्स के द्वारा डिफेंस फोर्सेस के ऊपर अटैक किया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग में एंटी टेरर ऑपरेशन है वो वहाँ पे कंटिन्यूअस हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो बेसिकली आपको जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सिंपेथाइज रखने वाले जो पर्सन्स हैं उनके रिगार्डिंग में भी कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ सिविलियंस का जो इन्वॉल्वमेंट है ऐसे केसेस के अंदर में उसके कंसर्न्स भी रेज किए गए डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। अनंतनाग का जो एरिया है वो कहाँ है, सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कभी यहाँ पे जम्मू का जो पार्ट है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जम्मू के एरिया के अंदर में कुछ जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हुए हैं। टेरर के जो आप देखिए कि जो केसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं पिछले 2-3 ईयर्स के अंदर में। तो हो सकता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा अपना जो डोमेन है, अपना जो ऑपरेशन का एरिया है उसको चेंज किया गया हो। नेक्स्ट इज अबाउट द रेलवे के पर्सपेक्टिव से है। हमारा जो साउथ सेंट्रल रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा ट्राइबल कम्युनिटी के जो एरियाज हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरिया आपको देखने के लिए मिलेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तेलंगाना के एरियाज़ के अंदर में, तो वहाँ पे जो ट्रैक का जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जा सके, जिससे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या रेड कॉरिडोर के एरिया के अंदर में जो कनेक्टिविटी बूस्ट होगा तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली आपको वो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। तो साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा, साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन्स होते हैं, जिसके अंदर ये एक डिवीजन है जिसके थ्रू कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हम कवच पोर्टल, कवच के बारे में डिस्कस करते हैं काफ़ी बार रेलवे के पर्सपेक्टिव से, कि कवच के द्वारा ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग सिस्टम है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जाता है रेलवे के कोलिजन को रोकने की रिगार्डिंग में। तो हमारे यहाँ पे रेलवे का एक ही डिवीजन है जहाँ पे आपको कवच जो सिस्टम है, कवच जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो क्या वो साउथ सेंट्रल रेलवे ही है जहाँ पे कवच सिस्टम है उसका इम्प्लीमेंटेशन है? तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपका होमवर्क है कि कवच सिस्टम जो है इंडियन रेलवे के किस डिवीजन के वहाँ पे ओनली उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ऑल ओवर इंडिया में कवच सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, जब भी ट्रेन का कोलिजन होगा, आमने सामने कोलिजन है या आप देखिए कि बैक साइड से कोलिजन है, तो उस समय में ऑटोमेटिकली जो ब्रेक सिस्टम है उसको वो इम्प्लीमेंट करता है कवच सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें उड़ीसा के पर्सपेक्टिव से है, उड़ीसा के वहाँ पे एक डांस का कॉन्सेप्ट है जिसको कि गोतीपुआ डांसर्स के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि ये 16th सेंचुरी के समय आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ये डांस का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो बॉय चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं बॉयज, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। और जो परफॉर्मेंस है वो आपको एज ए गर्ल के थ्रू इनका जो देखने के लिए मिलता है। गोतीपुआ जो डांस का जो कॉन्सेप्ट है,
स्टूडेंट्स ओडिसी जो क्लासिकल डांस है उड़ीसा का, उसी का ही आप देखिए कि उसका जो अर्लियर फेज है उसके रूप से इसको जाना करते हैं। काफ़ी बार इस डांस के अंदर में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो पर्सन्स हैं उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू में काफ़ी बार केसेज हैं या कंसर्न्स है वो देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कितना एज तक बच्चों को अलाउ किया गया है कि वो जो किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये एज है वो भी आपको पता होना चाहिए। 14 तक का एज है जब तक कि किसी भी चिल्ड्रन के द्वारा किसी भी तरीके का जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है उनको अलाउ नहीं किया गया है। उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, फैमिली जो एंटरप्राइज है उसके अंदर में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट वर्क वहाँ पे भी नहीं कैरी कर सकते। और इसके अलावा आप देखिए कि और भी कुछ एक्सेप्शन आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो गोतीपुआ एक डांस का फॉर्म है, कहाँ पे है? उड़ीसा स्टेट के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। उड़ीसा का जो ओडिसी ओडिसी वहाँ पे आपको जो डांस है, जो क्लासिकल डांस है, उसी का ही आप देखिए कि अर्लियर फॉर्म है गोतीपुआ, ये जो डांस का जो कॉन्सेप्ट है। गोतीपुआ डांस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 16th सेंचुरी के समय में श्री चैतन्य के रूप से इसको वैष्णव कल्ट का जब वहाँ पे प्रमोट हुआ तो आप देखिए ओडिसी डांस को प्रमोट किया गया। इनिशियल फेज के अंदर टेम्पल्स के अंदर इनका परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है, बाद में रूरल एरियाज के अंदर में एज ए एंटरटेनमेंट के रूप से भी इनका यूज किया जाता है काफ़ी बार काफ़ी जगह पे। और किंग्स हैं, जमींदार हैं, उनके द्वारा इनको पेट्रोन किया गया था। गोतीपुआ जो डांस फॉर्म है उसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्राज़ील के, वहाँ पे हैं अमेजन फॉरेस्ट को शो किया गया है कि वहाँ पे आप देखिए कि फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स वो सामने आए हैं। और अभी वहाँ पे जो कोप है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उनका मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा ब्राज़ील के वहाँ पे। तो बेसिकली ब्राज़ील के लिए डिलेमा है, एक तरफ आप कोप के थ्रू क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करोगे, इसी साल वहाँ पे कोप का मीटिंग होगा, और एक तरफ आप देखिए कि फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए हैं। क्या हमारे यहाँ पे भी फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स सामने आए थे इस साल अप्रैल मई के समय में? तो आप देखिए कि इस साल हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स सामने आए थे। एक तो अभी जुलाई के मंथ के दौरान में था जहाँ पे कुछ फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स हैं उनका भी जो वहाँ पे जो डेथ की जो न्यूज़ है वो सामने आई थी। तो आप देखिए कि फॉरेस्ट फायर आपको क्यों देखने के लिए मिलता है? एक तो ड्राई उसके रीजन है, काफ़ी बार कुछ कम्युनिटीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ करता है क्योंकि उनके द्वारा फॉरेस्ट एरिया के अंदर एक्टिविटीज़ को कैरी किया जाएगा, जैसे कि वुड को कलेक्ट करना हो या किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी जो उनका है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है या कल्चरल एक्टिविटी है, उसके रिगार्डिंग में भी आपको फॉरेस्ट फायर है वो देखने के लिए मिलता है। और काफ़ी बार आप देखिए कि करप्शन की पर्सपेक्टिव से भी फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए ये जंगल का एरिया है, यहाँ पे कुछ पेड़ है उनको काट दिया गया है, पेड़ को बेच दिया गया है या काट दिया गया है, बाद में जो वहाँ पे फायर है उसको यूज किया जाता है अपना जो कोई भी इलीगल वर्क है उसको कवर करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि फायर है वो लगा दिया जाएगा, तो ये भी आपको एक्टिविटी काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मीटियोर्स का जो सावर है, जिसको कि आप देखिए कि परसीड मीटियोर्स का जो सावर है उसके रूप से उसके बारे में डिस्कस किया गया है। बेसिकली अगस्त का जो ये मंथ है 11 अगस्त से लेकर आप देखिए कि 13-14 अगस्त तक ये जो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो मीटियोर्स का जो सावर है, जो जिनको कि हम शूटिंग स्टार के नाम से भी जाना करते हैं, तो उनका जो सावर है वो देखने के लिए मिलेगा। जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आसमान की तरफ कुछ स्पेशल लोकेशंस है जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो जब आप स्टार्स की तरह आपको ये जो देखने के लिए मिलेगा कि वो बेसिकली टूट के, जो तारा टूटने का एक कॉन्सेप्ट है कि वो टूट के गिर रहे हैं, बट ये बेसिकली आप देखिए कि मीटियोर्स हैं। और ये मीटियोर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ग्रेविटी की वजह से उनका जो अट्रैक्शन है वो आपको अर्थ की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के बारे में डिस्कशन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर इनका अपीयरेंस है, और जब इनका जो सावर का जो कंडीशन देखने के लिए मिलेगा उस समय आप देखिए कि नेक्ड जो आईज हैं उनसे आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई भी आपको स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम सावर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो ग्रेविटी की वजह से इनका बेसिकली अर्थ की तरफ अट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, बट हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके द्वारा बेसिकली इसके बारे में भी कैलकुलेट किया गया है कि आने वाले समय में जो मीटियोर्स हैं वो अर्थ से टकरा भी सकते हैं, अर्थ से उनका जो कोलिजन है वो भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर के द्वारा फ्रिक्शन की वजह से ये जो कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ही।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएमएलए जो केस है उसके रिगार्डिंग में है कि अभी जब दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी रिगार्डिंग में एक बेंच के द्वारा कहा गया कि जो पीएमएलए का जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, उसका जो सेक्शन 70 है उसके थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही कंप्लीटली मनी लॉन्ड्रिंग को एक्ट को यूज किया गया। और आप देखिए कि दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है उनके पर्सपेक्टिव से एक बेंच के द्वारा कहा गया कि आप पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है उस, और पॉलिसी के अलावा आप देखिए कि जो क्राइम है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके रिगार्डिंग में बेंच के द्वारा क्वेश्चनिंग है वो किया गया है। तो जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सेक्शन 70 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू किसी भी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स का कोई यहाँ पे एंटिटी है उसको बुक किया जा सकता है। बट आप देखिए कि क्या पॉलिटिकल पार्टी है वो जो इंडिविजुअल्स का एंटिटी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में उसका यूज है, सेक्शन 29A के अंडर में पॉलिटिकल पार्टी के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट है उसके रिगार्डिंग में एग्जेम्पशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और पॉलिटिकल पार्टी जो मनी को डोनेट किया जाता है, मनी आप देखिए कि कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और जो डोनेशन के ऊपर ही उनका पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्किंग प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा किया जाए या कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कंसर्न्स ये है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसको एग्जामिन करने का ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर यहाँ पे बुक किया जाएगा किसी केस के अंदर में तो इसका आने वाले समय में जो पॉलिटिकल वेंडेटा है वो देखने के लिए मिल सकता है। और पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन ये है कि पॉलिसी के अंदर में आप देखिए कि किसी भी कैबिनेट के द्वारा या पॉलिसी का जो फ्रेमिंग किया गया है तो कैबिनेट का जो पॉलिसी फ्रेमिंग है आप कंप्लीटली जो कैबिनेट है उसको आप बुक नहीं कर सकते हो, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा अगर कोई मिसकंडक्ट है तो उसको बुक किया जा सकता है। ऐसा मिसयूज है तो उसका पॉलिटिकल वेंडेटा आने वाले समय में यूज किया जाएगा किसी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा कुछ कंसर्न्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और हमारी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसके अलावा जो भी एजेंसीज हैं उनके यूज के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है, साइंस के अंदर में आप देखिए कि हमने 2 दिन है उनको काफ़ी बार आपको डिस्कस किया है। 11 मई है, कौन सा डे है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। 23 अगस्त है, वो कौन सा डे है? नेशनल स्पेस डे है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे और नेशनल स्पेस डे है। इन 2 दिन हमारे जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं उनको दिया जाएगा। हमारे 33 साइंटिस्ट हैं उनको अनाउंस भी किया गया है फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अभी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अर्लियर फेज के अंदर इसको किस नाम से जाना करते थे? CSIR के द्वारा यंग साइंटिस्ट को कुछ अवार्ड्स हैं वो दिया करते थे, जिसको कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है उसके नाम से अर्लियर फेज के अंदर इनका नेम हुआ करता था। तो अभी आप देखिए कि जो हमारे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं उनको चेंज किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंदर में आपको डिफरेंट कैटेगरी हैं जिसमें विज्ञान श्री है, विज्ञान रत्ना है। टीम वर्क के अंदर भी जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। टोटल नंबर का कैपिंग है यहाँ पे कि टोटल 56 पर्सनस हैं उनको ही अवार्ड है वो दिया जाएगा, क्योंकि पहले हमारे से काफ़ी सारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अवार्ड है वो देखने के लिए मिलते थे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा साइंस सेक्टर का जो साइंस कांग्रेस आपको हर एक साल देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि CSIR के द्वारा अलग से अवार्ड हुआ करते थे। उन सभी को रीस्ट्रक्चर करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किया गया। अर्लियर फेज के अंदर में कैश प्राइज भी हुआ करता था। अब आप देखिए कि जो कैश प्राइज है वो कुछ कैटेगरीज के अंदर ही है, और प्रेजेंट समय में सर्टिफिकेशन और मेडल है वो ही दिया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंदर में। तो यहाँ पे डिस्कशन यही किया गया है कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा साइंस सेक्टर के अंदर में अपना जो कंट्रीब्यूशन है या जो स्पेंडिंग है, जो मनी का जो खर्चा है उसको इंक्रीज किया जाए, जिससे कि साइंस सेक्टर के अंदर रिसर्च है उसको कैरी किया जा सके। हमारे साइंटिस्ट हैं वो बेटर एरियाज के अंदर रिसर्च को करें, लेबोरेटरी का कनेक्टिविटी हो ग्रास रूट लेवल के साथ में, जो भी रिसर्च को वो कैरी करते हैं उसको ग्रास रूट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट है वो भी किया जा सके। तो उसके बारे में डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि एयर कंडीशनर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि एयर कंडीशनर्स का जो यूज है वो इंक्रीज हुआ है। क्यों इनका यूज इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट्स? एक तो आप देखिए कि ह्यूमिड जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो यहाँ पे टेम्परेचर जहाँ पे हाई देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के अलावा आप देखिए कि इंडिया है, जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है।
टेम्परेचर का जो रेंज है वो कंटिन्यूस हाई आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे जो एयर कंडीशनर्स हैं उनका यूज़ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि वो ऐसे भी कंट्रीज है जहाँ पे उनके जो पर्सन्स का जो इनकम लेवल है वो भी यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलता है कि इंक्रीज यहाँ पे हाई हुआ है। इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, पेरिस के वहाँ पे। तो आप देखिए कि उनके द्वारा कहा गया कि जो हमारे एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स हैं उनका अवेलेबिलिटी नहीं है इंडिया के वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, जापान और यूरोप के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो नॉट एज मच वाइड हमको जो एयर कंडीशनर्स है वो एफिशिएंट है वो अवेलेबल नहीं है। 2050 तक 5.5 बिलियन या अराउंड द 45% के आसपास जो एयर कंडीशनर्स हैं वो इंडिया और चाइना के अंदर प्रेजेंट होंगे वर्ल्ड के कंप्लीटली जो एयर कंडीशनर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक इश्यू है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर का राइज हुआ है, मोर इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, CO2 का जो एमिशन है वो हायर देखने के लिए मिलेगा। 2.7% जो CO2 का जो एमिशन है वो इंक्रीज हो सकता है। एयर कंडीशनर्स का जो यूज इंक्रीज होगा 2050 तक। 45% जो एयर कंडीशनर्स है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे 2050 तक, इंडिया और चाइना के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से है, वक्फ बोर्ड क्या है? एक रिलीजियस लैंड जो डोनेट किया जाता है बेसिकली फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम जो हैं उनके जो फॉलोवर्स हैं उनके द्वारा। तो वक्फ बोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है 1995 के समय से इसका एक एक्ट है जिसको कि अमेंड करते हुए नया एक्ट है वो लाने का बात किया गया है। आप देखिए कि जब बिल को प्रपोज किया गया तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए सेंड किया गया है। ऑलरेडी हमने इस बोर्ड के बारे में और अमेंडमेंट के अंदर में क्या सजेस्ट किया गया, बोर्ड के अंदर क्या चेंज होंगे, स्टेट के बोर्ड, सेंटर का जो अथॉरिटी है, जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके रिगार्डिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ नॉन मुस्लिम पर्सन हैं उनको भी यहाँ पे ऐड करने के बारे में अमेंडमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर गया है, उसको एग्जामिन किया जाएगा। आप देखिए कि जो वक्फ बोर्ड है वो 3rd नंबर के ऊपर में आपको जो लैंड होल्डिंग है वो इस बोर्ड के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वक्फ बोर्ड के बारे में है। गूगल का जो मोनोपोली है उसके रिगार्डिंग में एंटी ट्रस्ट एक्ट है, उसको एंटी ट्रस्ट का जो केस है वो यूएसए के वहाँ पे देखने के लिए मिला कि गूगल सर्च इंजन के द्वारा जो मोनोपोली है मार्केट के अंदर में उसको यूज किया जाता है। तो आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या देखने के लिए मिलेगा। इसका इम्पैक्ट यही होगा कि गूगल का जो यहाँ पे गूगल को बेसिकली उसका जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो सकता है। और गूगल के द्वारा इस केस के अगेंस्ट में अपील भी किया गया है। केस के अगेंस्ट में उनके द्वारा अपील को कैरी किया गया कि एंटी ट्रस्ट का जो एक्ट उनके ऊपर इम्पोज किया गया यूएस के कोर्ट के द्वारा उसके अगेंस्ट में वो अपील कर सकें। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि मालदीव का विजिट के लिए गए थे। तो मालदीव के विजिट के अंदर में उनके द्वारा इंडियन ओशन रीजन के अंदर में पीसफुल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप से अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है इंडिया के द्वारा इंडियन ओशन रीजन के अंदर में। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया। काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जब इंडिया और मालदीव के द्वारा इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। तो उसी सब का डिस्कशन है। कुछ आइलैंड एरियाज हैं उसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे किया गया हमारे मिनिस्टर सर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएम सर के द्वारा क्लाइमेट रेजिलिएंट कुछ क्रॉप के जो सीड्स हैं उनको यहाँ पे इनोग्रेट किया गया। पूसा के द्वारा इस इनोग्रेशन है उसको बेसिकली कैरी किया गया था। और कुछ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में आप देखिए कि डिटेक्ट किया गया है कि नाइट्रोजन का जो यूज है कुछ राइस वैरायटी के द्वारा डिफरेंट वे में जो नाइट्रोजन का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट जब भी राइस के बारे में डिस्कस करते हैं तो इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? फिलीपाइंस के वहाँ पे सिचुएटेड है। क्या इंडिया के अंदर भी इसका कोई ब्रांच है? तो इंडिया के अंदर में बनारस के अंदर में, वाराणसी के वहाँ पे ब्रांच देखने के लिए मिलेगा। लुधियाना के वहाँ पे भी आप देखिए कि एक इनका ऑफिस है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। एनसीईआरटी जो कि बेसिकली टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग में है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। तो आप देखिए कि एनसीईआरटी के द्वारा जो कोलिशन पॉलिटिक्स के कुछ कार्टून्स थे उनको रिमूव किया गया है कि इंडिया का जो नेगेटिव इमेज है उसको ये क्रिएट करता है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे युगांडा के बारे में है। युगांडा का आप देखिए कि कैपिटल का नेम क्या है, कंपाला उसका कैपिटल का नेम है। तो वहाँ पे जो वेस्ट वेस्ट का जो डंपिंग साइट है उसके अंदर में कुछ डैमेज होने की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। नॉर्दर्न आयरलैंड के जो पर्सन्स है, क्या उनका कोई रोल है लंदन के अंदर जो राइट्स हुए हैं उसके पर्सपेक्टिव से, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईस्टर्न सीरिया के बारे में है। आप देखिए कि ईस्टर्न सीरिया के अंदर यूएस का जो डिफेंस फोर्सेज है उनके ऊपर अटैक हुए थे, तो अभी वहाँ पे ऑपरेशन को कैरी किया गया। एग्जाम के पर्पज से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट आप देखिए कि अफ्रीका का जो रवांडा है वहाँ के बारे में है। वहाँ के एक प्रेसिडेंट है जो 4 टाइम के लिए विनर हुए थे, उनके द्वारा अपना जो ओथ प्रोसेस है उसको कैरी किया गया है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में है। अटैक एंड काउंटर अटैक कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। बांग्लादेश के अंदर में जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उनके द्वारा कहा गया कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर आप अटैक है वो मत कीजिए, माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर अटैक है वो नहीं होने चाहिए। और जो मोहम्मद यूनिस हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, उनके उनके द्वारा आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा उनको रिलीज किया गया है केस के रिगार्डिंग में, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारे जो केसेज है वो लगा दिए गए थे। नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला है। माइक्रो फाइनेंस का इनका वर्क है उसके रिगार्डिंग में, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स आज का जो न्यूज़पेपर है बारिश की वजह से डिले हुआ। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में काफ़ी तेज़ बारिश है पिछले कुछ दिनों की वजह से। और आप देखिए कि बारिश के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का भी जो इंसिडेंट सामने आया था दिल्ली के अंदर में। तो बारिश के अंदर अपने आप को बचा के रखिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।